Good morning. I hope this format is visible to you. Today we will be discussing on format of profit and loss account. Last lecture, I repeat, last lecture we have discussed about banks, banking. We have discussed with the definition of banking. We have seen the functions, discussed some of the functions of banking, and we have also discussed the format of the balance sheet. Today we will start with the format of profit and loss account. Now profit and loss account here, see, profit and loss account for the year ended, year the year end will be given in the question. Like balance sheet, we will be omitting three zeros, that is this will be figures in thousands, by omitting three zeros. And then see, in the profit and loss account you can see that we have first head income and we have second head expenditure. Now the basic and the important income for any bank is interest, and the most preferred, the most common expense for bank also is interest. So बैंक का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स. जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो बदले में वो डिपॉजिट्स पे क्या देता है? इंटरेस्ट. और जब लोन्स लेंड करता है तो वो लोन के ऊपर क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज द main income for the bank as well as the main expenditure for the bank. सो बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इनकम भी इंटरेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेंस भी इंटरेस्ट है. सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनकम में आया है इंटरेस्ट अर्नड. सो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है इंटरेस्ट अर्नड. इंटरेस्ट के अलावा अगर डिस्काउंट रहेगा, लेट अस सी द विच इज द शेड्यूल फॉर दिस. कौन सा शेड्यूल है? देखो, शेड्यूल नंबर 1 से लेके 12 तक बैलेंस शीट में आता है. दैट इज इन द फॉर्मेट शेड्यूल नंबर 1 to 11 comes in the balance sheet. शेड्यूल नंबर 12 इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो बैलेंस शीट के नीचे हम दिखाते हैं. उसके बाद शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16 is based on profit and loss account. Now let us discuss schedule number 13, looking into the format of the schedule. Schedule number 13, interest earned. Interest earned ये जरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा. Interest earned is interest or discount on advances. Now what is advances? Advances is the most important asset for the bank. As we have discussed in the last lecture, the YouTube link also is available in your group. It is there in the YouTube channel also, the introduction to banking final accounts, wherein I have discussed कि advances जो है वो बैंक के लिए सबसे important asset है. Advances क्या है? Advances refers to the loans given, bills receivable discounted by the bank, bills receivable accepted. So ये सब जो बैंक के पास जो बिल्स होता है, जो लोन रहता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ये सबको हम लोग बोलते हैं एडवांसेस. तब कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है. लोन लेंड करती है जब
आउटसाइडर को, पब्लिक को, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम है। और डिस्काउंट का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने आपके 12th स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया रहेगा, जब ड्रॉवर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इनकम बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, तो वो क्या करता है, ही गोज टू द बैंक एंड ही डिस्काउंट्स इट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बैंक क्या करती है, बैंक बिल का पूरा अमाउंट नहीं देती ड्रॉअर को, थोड़ा डिस्काउंट चार्ज करती है। वो डिस्काउंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ पे, वो डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है, वो डिस्काउंट बैंक के लिए इनकम है। तो यहाँ पे वी हैव डिस्काउंट इंटरेस्ट, income on investment, or interest on balances with Reserve Bank of India or any other interest, any other income। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा रहेगा कि शेड्यूल नंबर 6, कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, बैंक को कंपल्सरी आरबीआई के पास भी पैसा रखना पड़ता है, तो आरबीआई भी वो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, ये जो ये जो इंटरेस्ट है, ये बैंक के लिए इनकम है। तो ये शेड्यूल नंबर 13 है। तो हम लोग जाएंगे बैंक के, 1 मिनट, सी इन द बैंक फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट में सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले इट इज इनकम, इनकम एंड इनकम में आता है इंटरेस्ट। उसके अलावा बैंक को जो भी कोई इनकम हो वो अदर इनकम में आएगा। देखो इनकम का दो ही हेड्स है, एक है इंटरेस्ट अर्न्ड एंड दूसरा है अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड अदर इनकम। सो इंटरेस्ट अर्न्ड में हमने देखा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम आरबीआई है। तो इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा इनकम बैंक को होता है तो वो अदर इनकम में आएगा, बिकॉज बैंक हैज ओनली टू हेड्स ऑफ इनकम, वन शेड्यूल नंबर 13 फॉर इंटरेस्ट अर्न्ड, सेकेंड अदर इनकम which is schedule number 14, other income। So other income में schedule number 14, let us discuss that schedule number 14 now। तो schedule number 14, शेड्यूल नंबर 14 में क्या आता है, कम अदर इनकम, मतलब और बैंक को कोई भी दूसरा इनकम होता है अदर देन इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, तो यहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। तो अगर बैंक को कमीशन होता है, रिसीव होता है और फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, तो एक्सचेंज की वजह से प्रॉफिट होता है। बैंक एक्ट्स एज एजेंट, तो उनको ब्रोकरेज मिलता है। तो ये कहाँ आएगा, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज अगर क्वेश्चन में है तो अदर इनकम में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट, बट अगर इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट को बेच के लॉस भी हो रहा है तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो ये नेगेटिव इनकम है, ये भी इधर ही आएगा। देन वी हैव प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इनकम, less loss on profit on revaluation of investment, less loss on revaluation of investment, profit on sale of asset, that is land and building, other asset, less loss on sale of land and building, other asset। यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, फिर अगर इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट हुआ तो वो इधर आएगा, अगर लॉस हुआ है तो वो भी आएगा। अगर देयर इज अ न्यू वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उससे अगर प्रॉफिट, मतलब पहले जो
जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था इट वॉज ऑफ 1 लाख, अब उसका नया वैल्यू निकाला है इट इज ऑफ 10 लाख, तो ये प्रॉफिट हो गया 9 लाख का। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट रहने दो या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रहने दो, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो नेगेटिव आंसर रह सकता है, और अगर नेगेटिव आंसर है तो हम ब्रैकेट में बताएंगे। इसके अलावा अगर हम कोई असेट को बेचते हैं, फिक्स असेट को, तो वो भी इधर आएगा, लेकिन क्या आएगा, प्रॉफिट जो होता है असेट को बेच के या लॉस जो होता है असेट को बेच के, दैट विल कम हियर। द प्रोसीड्स दैट इज असेट को बेच के जो पैसा आता है वो तो कैश बुक में आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस होता है दैट विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अदर इनकम में इट कैन बी कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, it can be profit on sale of investment less loss on sale of investment, it may be profit on revaluation of investment or loss on revaluation of investment, it may be profit on sale of land and building or and other asset, or loss on sale of land and building and other asset, it may be profit on exchange transaction less loss on exchange transaction। जैसे देखो फॉरिन एक्सचेंज आपने किया रहेगा, फॉरिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो इसमें अगर बैंक को profit, bank is involved in this, so it may earn profit, it is any foreign transaction। तो फॉरिन ट्रांजैक्शन में तो फॉरिन एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है, तो उसका जो प्रॉफिट है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बिजनेस करता है, बट बैंक में भी इन्वॉल्व इन एनी फॉरिन ट्रांजैक्शन, तो फॉरिन ट्रांजैक्शन में वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, या लॉस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो ये भी अगर क्वेश्चन में है तो अदर इनकम में, और द अदरवाइज इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो भी यहाँ पे आएगा, इनकम बाय सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर। सो यहाँ पे एक और चीज, और मिसलेनियस इनकम, तो हियर व्हाट वी सी, द अदर इनकम में इंटरेस्ट के अलावा कोई भी इनकम होगा तो वो अदर इनकम रहेगा, बिकॉज वी हैव ओनली टू हेड्स ऑफ इनकम, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट या लॉस हो, सेल ऑफ असेट में प्रॉफिट या लॉस हो, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस हो, इनकम मिले बाय इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा फ्रॉम सब्सिडरीज, कंपनी से जो या फिर जॉइंट वेंचर से जो प्रॉफिट आता है, डिविडेंड जो मिलता है सब्सिडरीज से, या एनी मिसलेनियस इनकम विल कम अंडर अदर इनकम विच इज शेड्यूल नंबर 14। तो यहाँ पे हमारे पास पीएनएल अकाउंट में दो ही इनकम है, पीएनएल अकाउंट में हमारे पास दो ही इनकम है, शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड एंड अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें टोटल मिलता है, दैट इज टोटल इनकम। इंटरेस्ट अर्न्ड और अदर इनकम को जब ऐड करते हैं तो हमें टोटल इनकम मिलता है, मतलब हमें क्या मिल गया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल इनकम मिल गया। अब रोमन 2 एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर में भी जैसे मैंने बोला था बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम है इंटरेस्ट, सो बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस भी है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब इंटरेस्ट पेड। तो बैंक इंटरेस्ट किस पे करती है, बैंक इंटरेस्ट पे करती है जब वो कुछ बोरो करेगी आरबीआई से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अदर बैंक से, तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बैंक इंटरेस्ट पे करती है, वो है पब्लिक से जब डिपॉजिट लेती है, पब्लिक से
जब डिपॉजिट लेती है तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। बैंक कैसे डिपॉजिट लेती है पब्लिक से, बाय वे ऑफ सेविंग अकाउंट, बाय वे ऑफ करंट अकाउंट, बाय वे ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, बाय वे ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। सो बैंक ये सब चीजों में क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बैंक जब इंटरेस्ट पे करती है तो दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब बैंक किधर किधर इंटरेस्ट पे करती है, बैंक इंटरेस्ट पे करती है ऑन डिपॉजिट्स, जो हमारा शेड्यूल नंबर 3 है डिपॉजिट्स, और हमारा जो शेड्यूल नंबर 4 है बोरोइंग्स। तो बैंक जो है कहाँ पे इंटरेस्ट पे करती है, डिपॉजिट्स पे और बोरोइंग्स पे। तो दो जगह बैंक इंटरेस्ट पे करती है। डिपॉजिट मतलब इट में बी फिक्स्ड डिपॉजिट, इट में बी रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो ये सब चीजों पे बैंक इंटरेस्ट पे करती है, तो इट बिकम्स इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इसके अलावा बोरोइंग्स के ऊपर बैंक इंटरेस्ट पे करती है। बोरोइंग बैंक किससे करती है, अदर बैंक से, आरबीआई से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो ये सब हमारे लिए होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो कि आता है शेड्यूल नंबर 15 में। इफ वी वांट टू सी शेड्यूल नंबर 15, सो वी कैन कम टू द नोट्स, दैट इज अवर इसका शेड्यूल्स में आ सकते हैं। तो शेड्यूल में 1 मिनट, लेट अस कम टू शेड्यूल नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, अब शेड्यूल नंबर 15 जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखो कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई ऑफ इंडिया इंटर बैंक बोरोइंग्स। मतलब इंटर जो बैंक पे करती है वो या तो डिपॉजिट्स पे हो सकता है, डिपॉजिट्स में सब आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये सब में हो सकता है। या तो इंटरेस्ट पे कर सकती है आरबीआई को, अदर बैंक को, इंटर बैंक को, अपने ही बैंक के दूसरे ब्रांच से अगर बोरोइंग्स लिया है तो उनको पे करती है। या तो इट में बी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर्स करके दिया हुआ है। ये सबको ऐड करने पे हमें मिलता है टोटल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इनकम साइड में भी we have only how many income, सॉरी इनकम दो है, इंटरेस्ट अर्न्ड और अदर इनकम। और एक्सपेंडिचर में भी हमारे पास वैसे दो ही एक्सपेंडिचर है, एक है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई भी एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट के अलावा कोई भी एक्सपेंस हो तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज शेड्यूल नंबर 16। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ हमें 4 ही शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम, ये दोनों को ऐड करते तो टोटल इनकम मिलता है। और शेड्यूल नंबर 15 एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मतलब ये दोनों को ऐड किया तो हमें टोटल एक्सपेंस। लेकिन एक और चीज है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा। इंटरेस्ट के अलावा कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल नंबर 16। यहाँ पे क्या हो सकता है, पेमेंट टू एंड प्रोविजन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को बोनस दिया, एम्प्लॉयज को सैलरीज दिया, तो इंसेंटिव्स दिया, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके अलावा रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फीस, अलावेंसेस एक्सपेंस, ऑडिटर फीस इंक्लूडिंग ब्रांच ऑडिटर हो, fee and expenses, law charges, postage, telegram, telephone. Then we have repairs, maintenance, insurance, other expenses. अगर ऊपर जो जो हेड है उसके अकॉर्डिंगली है तो इधर दिखा सकते हैं। और कुछ अलग एक्सपेंडिचर इसके अलावा भी कोई अदर एक्सपेंस है तो हम अदर एक्सपेंडिचर बोल के उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ सकता है,
पेमेंट टू एंड प्रोविजन टू एम्प्लॉयज, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, इधर प्रिंटिंग स्टेशनरी है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फी, ऑडिटर्स फी, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन में, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेंस है तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। हमें यहाँ पे इसको व्हाइल सॉल्विंग द सम अगर हम ऐसे याद कर सकते ऑर्डर में तो वेरी गुड, अगर नहीं भी कर सकते तो एक के नीचे एक हम लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ये ऑर्डर फॉलो कर पाते हो तो वेरी गुड, बट नहीं कर पाते तो भी ठीक है, वी कैन मैनेज, एग्जाम में यू विल गेट मार्क्स, बट अगर इफ आप ये ऑर्डर को फॉलो करोगे तो इट विल बी गुड। नाउ ये सबको ऐड करने पे हमें मिलता है शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट में। तो हमारे फॉर्मेट में एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 है इंटरेस्ट और शेड्यूल नंबर 16 है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके नीचे है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। इसमें सिर्फ दो ही चीज आता है, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स का परसेंटेज दिया रहेगा। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, दो शेड्यूल इनकम का माइनस दो शेड्यूल एक्सपेंसेस का करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसका 50% टैक्स है तो 50% निकालेंगे तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज आ जाएगा। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में दो ही चीज आता है, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी दो ही चीज आते हैं, एक तो है प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। जब इसको लिखेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, शेड्यूल ये ऊपर में दो जो 13 और 14 का टोटल करेंगे तो हमें टोटल इनकम मिलेगा। और एक्सपेंसेस में शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16 और प्रोविजन एंड टैक्स कंटीजेंसीज है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल आ जाएगा। तो थर्ड रोमन है प्रॉफिट और लॉस। इसमें सबसे पहले है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। ये कैसे मिलेगा, टोटल ऑफ इनकम माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। टोटल ऑफ इनकम में क्या है, इंटरेस्ट और अदर इनकम। टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ये दोनों का टोटल मतलब टोटल ऑफ इनकम माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर किया तो हमें पता चलेगा ये नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। और हम क्या करेंगे, अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा तो पॉजिटिव फिगर रहेगा, लॉस रहेगा तो नेगेटिव फिगर रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल। इसके बाद शेड्यूल नंबर मतलब अपना नोट रोमन 4 है जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। Now what do you mean by appropriations? Appropriations means distribution of the profit. So हम प्रॉफिट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हर एक बैंकिंग कंपनी को कंपल्सरीली अपने नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, I am not talking about the total profit or loss. I am talking about the net profit. Loss रहेगा तो appropriation नहीं हो सकता, सिर्फ profit रहेगा तो appropriation करना कंपलसरी है। हर एक बैंकिंग कंपनी को अपने प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का 25% ट्रांसफर करना है स्टैच्यूटरी रिजर्व में। कितना ट्रांसफर करना है, स्टैच्यूटरी रिजर्व में 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का कितना परसेंट, 25% ट्रांसफर करना है कंपल्सरीली टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। क्वेश्चन में देने दो नहीं देने दो, ये कंपल्सरी हमें करना है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में
और कोई रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला है तो ही करेंगे ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। देखो, transfer to statutory reserve is compulsory 25% of the net profit for the year। अगर क्वेश्चन में दूसरा कोई परसेंटेज दिया है तो वो परसेंटेज, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 25%। and transfer to other reserve which will be given in the question, transfer to government or proposed dividend, this will also be given in the question। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो will be balance carried to balance sheet। मतलब suppose profit for the year is 50 profit एंड टोटल लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया है 50, तो दोनों को ऐड करके हो गया 100। तो यहाँ पे हमने क्या, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व है हमेशा 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो 50 का 25% निकाल के हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो 50 का 25% जितना भी होगा वो हम लोग देखेंगे। सपोज इट इज 10, सो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और उसके बाद अगर ट्रांसफर टू अदर रिजर्व भी हमें बोला है 10, तो वो भी इधर 10 करेंगे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में सी ईयर गवर्नमेंट एंड प्रपोज्ड, अगर क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफर टू प्रपोज्ड डिविडेंड तो वो करेंगे। और लास्ट में सपोज दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, तो 10 10 20 इज 40, 100 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, 40 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 100 माइनस 40 दैट इज 60। हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट ईयर बॉट फॉरवर्ड दोनों को ऐड करके इधर लिखते हैं। और ये जो इधर अमाउंट है सेम अमाउंट इधर भी रहेगा 100। स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ट्रांसफर टू अदर रिजर्व क्वेश्चन में दिया है तो ही करना है, प्रपोज डिविडेंड भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही करना है। बाकी का सारा बैलेंस विल बी कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट, दैट विल बी 100 माइनस वॉट एवर अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा वो माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। तो इसके बाद ये जो फॉर्मेट है इसके साथ खत्म हो जाता है, दैट इज we are done with the format of the profit and loss account. From next lecture onwards we will be starting with the sums.